हेलो एनिमे फैंस। तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूं मैं आपका अपना बैड एस सेन स्पाइक्स मांगा की चैप्टर 91 एंड 92 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। जिन लोगों ने इसके पिछले चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि आनिया की स्कूल बस आ चुकी होती है और आनिया एंड योर दोनों ही घर से बाहर आते हैं, जहाँ उन्हें बाहर वही दोनों पड़ोसी बैठे हुए मिलते हैं। योर उन्हें देखकर उनसे पूछती है कि आप लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। इस पर वो ग्रैंडपा सिगी कहते हैं वैसे हाँ, लेकिन तुम कौन हो। ये सुन के योर कहती है हम फॉर्जर्स हैं। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा अच्छा बॉर्जर्स। तभी उनकी वाइफ उन्हें टोकते हुए कहती है अरे बॉर्जर्स नहीं फॉर्जर्स। तभी ग्रैंडपा की नजर आनिया की यूनिफॉर्म पर पड़ती है और वो कहते हैं ओ तो तुम ईडन एकेडमी में पढ़ती हो। ये सुन के आनिया काफी खुश होती है और वो इतराते हुए कहती है आप ऐसा कह सकते हैं। ग्रैंडपा सिगी योर को देख के कहते हैं तुम्हारी मॉम आज सुबह सुबह ऑफिस जा रही है। ये सुन के योर कहती है हाँ क्योंकि आज सिटी हॉल में एक इवेंट है। ये सुन के ग्रैंडमा बड़ा बड़ा कहती है हाँ मैंने सिटी में इस इवेंट्स के पोस्टर्स देखे थे। ये सुन के ग्रैंडपा सिगी कहते हैं हाँ ये लोग बहुत टाइम से ये इवेंट करते आ रहे हैं। तभी योर उनसे कहती है अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग भी जरूर आइएगा। ये सुन के ग्रैंडपा सिगी बड़बड़ाते हुए कहते हैं हाँ हाँ अच्छी बात है, आजकल फौज कम हो रही है और वेटरन्स का सपोर्ट भी, इसलिए ये फंक्शन। और ये बोलते हुए ही वो आगे की बातें भूल जाते हैं। वो कहते हैं इसलिए लंच पैक करना चाहिए। ये सुन के आनिया कहती है ग्रैंडपा कह रहे हैं कि इन्हें लंच ले जाना है। ये सुन के योर कहती है लंच की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल्स होंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिटी हॉल पर, जहाँ पर सुबह सुबह वर्कर्स की बैंड बजी होती है एंड हम देखते हैं कि इन सब काम से मिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है ये बॉक्स कितना हैवी है, आखिर हमें ऐसे मजदूरों जैसे काम क्यों करने पड़ रहे हैं। ये सुन के डोमिनिक कहता है वो इसलिए क्योंकि ये सिटी हॉल का इवेंट है। एंड ये सब सुन के कैमिलिया भी मिली से कहती है अरे इसका पॉजिटिव साइड भी तो देखो, मैंने सुना कि वो फेमस एक्टर केविन भी यहाँ आने वाला है, सोचो हमें उससे दोस्ती करने का मौका भी मिल सकता है। ये सुन के डोमिनिक कहता है मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ये सुन के कैमिलिया कहती है तो तुम जेलस हो रहे हो। ये सुन के डोमिनिक कहता है आखिर कौन जेलस नहीं होगा। ये सब बातें सुन के मिली और गुस्सा हो जाती है और वो चिल्ला के कहती है तुम दोनों फ्लर्टिंग करना बंद करो। तभी पीछे से योर भी आ जाती है और वो कहती है बस एक और राउंड फिर हमारा लंच ब्रेक हो जाएगा। मिली योर को इतना सारा सामान अकेले उठाते हुए देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है बहन तो अकेले इतना सारा सामान कैसे उठा सकती है। तभी उनका बॉस आ जाता है और कहता है बातें कम और हाथ ज्यादा चलाओ। वो सामने लेडी पैट्रियट सोसाइटी के मेंबर्स हमें देख रही हैं, उन्हें लगना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं। ये सुनकर कैमिलिया चिढ़कर कहती है कि लेडी पैट्रियट सोसाइटी की खड़ूस बुड्ढियां खुद तो कुछ काम करती नहीं है, बस दिखावा करती रहती हैं। ये सुन के सैरोन कहती है जो भी करना बस उनकी बैड साइड पे मत आना वरना ये लोग सीक्रेट पुलिस को रिपोर्ट कर देंगी। तभी योर कहती है ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है। तभी उसे याद आता है अरे हाँ ये तो मेलिंडा का ग्रुप है। कैमिलिया पूछती है तुम्हारा मतलब फॉर्मर फर्स्ट लेडी। योर कहती है हाँ मुझे पता है, उसने ही मुझे बताया था। ये सुनकर सब लोग हैरान होते हैं। कैमिलिया कहती है उसने बताया था मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम उसे जानती हो। योर कहती है हाँ हम कुछ दिन पहले ही मिले थे। ये सुनकर सब लोग योर को अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। कैमिलिया कहती है तुम झूठ बोल रही हो ना, भला एक फॉर्मर फर्स्ट लेडी तुम्हारी जैसी आम एम्प्लॉय से बात क्यों करेंगी। ये सब सुन के डोमिनिक भी कहता है वैसे तुम अभी कुछ देर पहले ही केविन का बेस्ट फ्रेंड बनने की बात कर रही थी। लेकिन कैमिलिया योर को चिढ़ाते हुए कहती है पता है मैंने कल ही कहीं पर पढ़ा था कि वो शैतान की पूजा करती हैं। अगर तुम उसकी दोस्त बनी रही तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी किसी दिन शैतान के हवाले कर दें। ये सुन के योर कहती है पर ऑनेस्टली वो मुझे अच्छी इंसान लगी। ये सुन के कैमिलिया कहती है वो जरूर कोई और होगा। लेकिन योर सोचती है पता नहीं आज वो यहाँ आएंगी भी या नहीं। ये सुनकर डोमिनिक कहता है लेडी पैट्रियट सोसाइटी तो हर साल यहाँ आती है, लेकिन मैंने कभी भी मेलिंडा डेजमैन को पर्सनली यहाँ आते हुए नहीं देखा है। वैसे भी बाहर उसके कई सारे दुश्मन हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन मिली पीछे रह जाती है और वो वहाँ आए हुए घायल सोल्जर्स को देखने लगती है। मिली का चेहरा उतर जाता है और वो कहती है मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। तभी वो सोसाइटी की खड़ूस आंटियां वहाँ आ जाती हैं और चिल्ला के कहती हैं ओए मजदूरों थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कैमिलिया उनसे माफी मांगती है लेकिन वो औरत ताना मारते हुए कहती है आजकल के नौजवान अपनी मस्ती में ही रहते हैं, उन्हें क्या पता सोल्जर्स की कीमत। ये सुन के मिली का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है कम से कम ये सोल्जर्स जिंदा तो हैं। शेरन उसे चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन मिली गुस्से में कहती है वो लोग जंग से जिंदा बच के वापस आए हैं, इसलिए हमें खुश होना चाहिए ना कि दुखी। रोते हुए कहती है लेकिन मेरे पापा वो कभी घर वापस नहीं आए, वो जंग में मारे गए। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं लेकिन वो खड़ूस आंटियां गुस्से में कहती हैं तुझे क्या लगता है तेरे पापा शहीद हो गए तो तुझे लाइसेंस मिल गया काम चोरी करने का। यहाँ और भी लोग हैं जिन्होंने अपने को खोया है। तभी वो औरत मिली को मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है रुक जा कामचोर लड़की, कहाँ भाग रही है, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। लेकिन तभी उनके बीच योर आ जाती है और कहती है माफी चाहती हूँ अगर हमने कोई गलती की हो, लेकिन आपको किस बात से लगा कि मिली एक कामचोर लड़की है। वो औरत चिल्लाते हुए कहती है क्या तुझे सुनाई नहीं दिया कि उसने अभी क्या कहा। योर कहती है उसके जैसे मैंने भी अपने पेरेंट्स को जंग में खोया है। और ये कहते हुए वो उन सभी भारी बॉक्सेस को एक बार में ही उठा लेती है। ये देख के वो आंटी बहुत हैरान
हैरान होती है। योर कहती है अगर आप यहाँ हैं तो मुझे लगता है आपको भी मेरी तरह इतने बॉक्सेस उठाने चाहिए। ये सुन के वो औरत कहती है ये कैसे हो सकता है, हम तेरे जैसे गोरिल्ला थोड़ी ना है। योर कहती है अगर आप मेरी तरह इतने बॉक्स नहीं उठा सकती तो आप मिली से ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हैं। योर की ये बात सुन के कैमिलिया भी कहती है सही कहा इसने, मिली थोड़ी सेंसिटिव है। वो औरत कहती है तो क्या हुआ, लोगों की फिजिकल एबिलिटी अलग अलग होती है। ये सुन के शेरॉन भी कहती है आपका मतलब है फिजिकल एबिलिटी सभी की अलग होती है पर इमोशनल एबिलिटी सभी की सेम होती है। ये सुन के वो आंटी गुस्से से लाल पीली होने लगती हैं। वो औरत योर पे हाथ उठाने ही वाली होती है कि तभी वहां मेलिंडा आ जाती है जो कि सही टाइम पर उसका हाथ पकड़ लेती है। मेलिंडा कहती है बस भी करो, तुम खुद का मजाक उड़ा रही हो। मेलिंडा को देखकर सब लोग डर जाते हैं। वो औरत कंप्लेंट करते हुए कहती है देखिए ये हमारा मजाक कब से उड़ा रही हैं। लेकिन मेलिंडा सीधे जाके योर का हाथ पकड़ लेती है और खुशी से कहती है योर क्या तुम सच में यहाँ काम करती हो। ये देखकर कैमिलिया और शेरॉन तो सदमे में चली जाती हैं और सोचती हैं तो ये सच बोल रही थी। मेलिंडा बाकी सबसे कहती है प्लीज मेरे यहाँ आने की बात को सीक्रेट रखना। लेकिन तभी मिली गुस्से में चिल्ला के कहती है ये डेस्मंड ही है जिसने ये घटिया वॉर शुरू की थी। ये सुन के सब डर जाते हैं। कैमिलिया मिली का मुंह बंद करने की कोशिश करती है। तभी उनका बॉस कहता है तुम गलत कह रही हो, जब वॉर स्टार्ट हुआ था तब चेयरमैन डेस्मंड से पीएम थे, प्रेसिडेंट कोई और था। लेकिन मेलिंडा बीच में आती है और कहती है बस करो, ये लड़की पूरी तरह गलत भी नहीं है। मेरे पति प्राइम मिनिस्टर थे, इसका मतलब वो भी जिम्मेदार हैं और माफी उस लड़की को नहीं मुझे मांगनी चाहिए। मेलिंडा कहती है एक डेस्मंड होने के नाते मुझे ये बोझ हमेशा उठाना पड़ेगा। वो मिली से कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। अगर मैंने अपने परिवार को खोया होता तो मैं भी किसी न किसी को दोष देती। मेलिंडा की ये बात सुनकर मिली का गुस्सा शांत हो जाता है। इसके बाद मेलिंडा वहाँ से जाने लगती है और मिली उससे माफी मांग लेती है। मेलिंडा जाते हुए कहती है अगर मेरे कारण तुम योर से नाराज रहो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद मिली योर से कहती है मुझे लगा था कि तुम एक रोबोट की तरह हो जिसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, लेकिन अब तो मुझे एक गोरिल्ला की तरह लगती हो। तभी कैमिलिया चिल्ला के कहती है क्या तुमने नोटिस नहीं किया योर ने फॉर्मर फर्स्ट लेडी से बात की। कैमिलिया कहती है तुम्हें पता भी है रॉयल लोगों से कैसे बात करते हैं। ये सुन के योर कहती है क्या मैंने ठीक से बात नहीं की। कैमिलिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है टेंशन मत लो, तुम्हें हम सिखा देंगे कि रॉयल लोगों से कैसे बात की जाती है। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है लॉयड के घर में, जहां हम देखते हैं कि योर फिर से ज्यादा पीकर घर आ जाती है और आते ही एकदम रॉयल तरीके से बात कहने लगती है। हम घर पे आ गए हैं प्रिय, हमारा स्वागत तो करो। और ये सब देखकर लॉयड और आन्या बहुत हैरान होते हैं। एंड इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर माहौल एकदम सीरियस बना होता है और हमें पता चलता है कि फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम की डेट आ चुकी है। आन्या और उसकी क्लासमेट की शक्ल देखकर लग रहा होता है जैसे उनकी मौत का फरमान आ गया हो। आन्या सोचती है कि फाइनली वो दिन आ ही गया, अब मुझे जान लगा कि पढ़ना पड़ेगा ताकि मुझे वो टॉय टॉयस बोल्ट न मिले। तभी बेकी कहती है आन्या हमें इस बार मन लगा के पढ़ना होगा क्योंकि ये रिजल्ट डिसाइड करेगा कि हम क्लास 2 में किस सेक्शन में जाएंगे। और इसके दूसरी तरफ हम डेमियन और उसके चमचों को देखते हैं। डेमियन हमेशा की तरह आन्या का मजाक उड़ाते हुए कहता है इसके मार्क्स देख के तो लगता है कि अगले साल हमें इसकी मनुष्य शक्ल देखनी ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग अलग सेक्शन में होंगे। ये सुन के आन्या को गुस्सा आने की जगह डर लगने लगता है। वो सोचती है अरे हाँ, अगर मैं अच्छे मार्क्स नहीं लाई तो हमारे सेक्शन अलग हो जाएंगे और फिर पापा का प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाएगा। आन्या सोचती है कि मुझे कुछ भी करके टॉप करना ही होगा। वो सोचती है कि पिछली बार मेरा चीटिंग करने का प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया था क्योंकि जब सब लोग एक साथ सोचते हैं तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है और जो लोग भी तेजी से आंसर सोचते हैं मैं उन्हें कॉपी नहीं कर पाती। इसलिए आन्या खुद को मोटिवेट करती है और कहती है कोई बात नहीं आन्या, तू एक जीनियस है, तू ये खुद कर सकती है। हालांकि हम सब जानते ही हैं कि वो कितनी बड़ी जीनियस है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लॉयड को देखते हैं जो अपने घर में टेबल पर सर पकड़ के बैठा होता है। उसके सामने आन्या की पूरी मार्कशीट पड़ी होती है जिसमें उसके मार्क्स देखकर किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए क्योंकि सारे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 30 से नीचे ही होते हैं। लॉयड सोचता है अब मैं क्या करूं, इन मार्क्स को देखकर तो कोई उम्मीद ही नहीं लग रही। वो सोचता है मैं पिछली बार की तरह स्कूल के सिस्टम में घुसकर मार्क्स चेंज भी नहीं कर सकता क्योंकि पिछले इंसिडेंट के बाद स्कूल वालों ने सिक्योरिटी और टाइट कर दी है। लॉयड सोचता है ऑपरेशन स्ट्रिक्स के लिए मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। तभी वो नोटिस करता है कि क्लासिकल लैंग्वेज में आन्या थोड़ा ठीक कर रही है तो शायद वहां से कोई उम्मीद बन सकती है। तभी आन्या सोकर उठती है और कहती है गुड मॉर्निंग पापा, आज बहुत ठंड है। लॉयड उसे घूरते हुए कहता है अब ये मत कहना कि एग्जाम से पहले तुम्हें ठंड लग गई। और तभी आन्या जोर से छींकती है और उसकी नाक बह जाती है। आन्या उसे पकड़कर कहती है देखो पापा, दुनिया की सबसे लंबी नाक, शायद स्कूल वाले मुझे इसके लिए कोई अवार्ड दे दें। फिर वो भागकर योर के पास जाती है और कहती है मम्मी देखो मेरी नाक का एनाकोंडा। ये देखकर लॉयड की शक्ल एकदम रोंदी सी हो जाती है। वो सोचता है ये तेरे लिए सबक है ट्वाइलाइट, सपने देखना छोड़ दे। ये लड़की
एक भी स्टेला नहीं लाने वाली। इसके बाद लॉयड आन्या को पढ़ाने के लिए बैठता है, लेकिन आन्या के दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा होता है। उसके सर से लिटरली धुआं निकलने लगता है। ये देख के लॉयड परेशान हो जाता है। वो सोचता है क्या मैं यूरी को बुला लूं, पर फिर वो सोचता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पहले ही से वो मुझ पर शक करता है, उसे बुलाना ठीक नहीं होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और हम देखते हैं कि उनके नए पड़ोसी ग्रैंडपा सेगी और ग्रैंडमा बारा बारा वहाँ आ जाते हैं। बारा बारा कहती है वैसे हमने कुकीज बनाई थी तो सोचा आप लोगों को भी दे दे। कुकीज का नाम सुनते ही आन्या चिल्लाती है ये कुकीज और भागने लगती है, लेकिन लॉयड उसे हवा में ही पकड़ लेता है और कहता है तुम पढ़ाई छोड़कर कहीं नहीं जा रही। लेकिन ग्रैंडपा सेगमेंट कहते हैं अरे छोड़ो, बच्चों को थोड़ा ब्रेक भी मिलना चाहिए। लॉयड सोचता है ये लोग ऑथेंस है जो अभी हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुए हैं, इनका बैकग्राउंड तो साफ ही है, पर मुझे सावधान रहना होगा। आन्या ये बात सुन लेती है और सोचती है पापा को हमेशा काम की ही पड़ी रहती है, लेकिन लॉयड उनकी बात मान जाता है और वो लोग पड़ोसियों के घर चले जाते हैं। वहाँ आन्या आराम से कुकीज खाने लगती है और पड़ोसी उनसे बात करने लगते हैं। ग्रैंडमा उनसे पूछती है तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए। लॉयड कहता है बस 1 साल ही हुआ है। ये सुन के ग्रैंडपा सेगमेंट हंसने लगते हैं और कहते हैं ओहो, तो तुम लोग नए प्रेमी पंछी हो। फिर ग्रैंडमा यॉर से पूछती है तुम्हें अपने पति की कौन सी बात अच्छी लगती है। ये सुन के यॉर शर्म से लाल हो जाती है और हकलाते हुए कहती है वो अच्छा काम करते हैं, वो अच्छे पापा हैं। लॉयड सोचता है कि ये बातें बहुत पर्सनल जा रही हैं, इसलिए मुझे टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। लॉयड नोटिस करता है कि वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हैं। बातों बातों में ही पता चलता है कि ग्रैंडपा सेगमेंट एक टाइम पे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे और उन्होंने बहुत सारी भाषाएं भी सीखी हैं। तभी आन्या भी बीच में बोल पड़ती है मैं भी क्लासिकल लैंग्वेज में टॉप करने वाली हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। आन्या सोचती है अगर मैं यहाँ पढ़ूंगी तो मुझे रोज कुकीज खाने को मिलेंगे, और वो इस बात से खुश होकर हाँ बोल देती है। ये सुनकर लॉयड भी राहत की सांस लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा सेगमेंट आन्या से पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी बुक पसंद है। आन्या कहती है मुझे स्पाई वॉर्स पसंद है। तभी वो अपनी बुक शेल्फ में से स्पाई वॉर्स का फर्स्ट एडिशन निकालते हैं, जिसे देखकर आन्या बहुत हैरान होती है। वो कहते हैं चलो हम इस कॉमिक बुक से ही पढ़ाई करेंगे। लॉयड सोचता है मैंने भी कार्टून बना के ट्राई किया था, पर घंटा उससे कुछ नहीं हुआ। ये सुन के आन्या मन में कहती है लेकिन वो कार्टून तो एकदम टट्टी था। सेगमेंट आन्या को एक डायलॉग ट्रांसलेट करने के लिए देता है और आन्या अपने दिमाग से कुछ भी उल्टी सीधी ट्रांसलेशन करती है और कहती है नहाते वक्त लोगों को ताड़ना मेरा काम है। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं वैसे तुम्हें ताड़ना नहीं चाहिए, खास करके नहाते वक्त। ये सुन के आन्या को भी शर्म आने लगती है, लेकिन वो कहते हैं बेटा हम गिरते क्यों हैं, ताकि हम वापस उठ सकें, इसलिए गलती करना बुरा नहीं है, उसे सुधारना असली पढ़ाई होती है। लॉयड ये देखकर हैरान होता है कि ये बुढ़ा सिर्फ रट्टा नहीं मरवा रहा, बल्कि आन्या का इंटरेस्ट जगा रहा है। आन्या को पढ़ने में मजा भी आने लगता है। इसके बाद जब वो शाम को जाने लगते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम रोज आ सकती हो। आन्या कहती है मैं रोज आऊंगी क्योंकि मुझे स्टेला स्टार चाहिए। ग्रैंडपा पूछते हैं अच्छा तो तुम बड़ी होकर क्या करना चाहोगी। ये सुन के आन्या लॉयड की तरफ देखती है और फिर कहती है मैं दुनिया की शांति चाहती हूँ, वर्ल्ड पीस। ये सुन के ग्रैंडपा आन्या को गले लगा लेते हैं और कहते हैं तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, ये दुनिया की शांति तुम जैसे बच्चों पर ही टिकी है। ये सीन बहुत होलसम होता है, यहाँ तक कि लॉयड भी उसकी बात सुन के उससे इम्प्रेस हो जाता है, पर वो मन में सोचता है ये लोग अच्छे हैं लेकिन सिर्फ अभी के लिए। इसके बाद हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ बैकी आन्या से पूछती है तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है। आन्या एकदम एटीट्यूड में कहती है तुम सोच भी नहीं सकती बैकी, अब मेरे पास कोआला पावर है। ये सुन के बैकी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है अब भला ये कौन सी नई पावर है, पहले तुम्हारे पास चुहिया पावर थी ना। ये सुन के डैमियन सोचता है लगता है इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। फिर हम एक मोन्टाज देखते हैं जहाँ पर आन्या रोज स्कूल जाती है और शाम को उन ग्रैंडपा के पास पढ़ने के लिए जाती है। इनफैक्ट वो एग्जाम के लिए कड़ी ट्रेनिंग करने लगती है एंड फाइनली एग्जाम का दिन भी आ जाता है। आन्या घर से निकलते वक्त अपने चेहरे पर दाढ़ी मूछें बना लेती है और एक अजीब सा लुक देती है। ये देख कर लॉयड पूछता है कि तुमने क्या शक्ल बना रखी है। आन्या कहती है मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कितनी कड़ी तपस्या की है। इसके बाद आन्या स्कूल जाती है और वहाँ पर प्रोफेसर हेंडरसन भी उसका चेहरा देखकर डर जाते हैं और वो पूछते हैं मिस फॉर्जर ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। आन्या कहती है मैंने मार्कर से दाढ़ी मूछें बनाई थी लेकिन अब ये मिट नहीं रही हैं। डेमियन ये देखकर सोचता है ये लड़की पागल है क्या, पर मुझे इससे आगे निकलना ही होगा। और इसी के साथ एग्जाम शुरू हो जाता है। आन्या भी अपना पूरा जोर लगा देती है अपनी पूरी कोआला पावर यूज करके और इसी के 5 दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था स्पाई एक्स मांगा के चैप्टर 91 एंड 92 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।